हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आप लोगों का कल है एग्ज़ाम, और जिसका भी कल एग्ज़ाम है और उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, टाइम से अपने अपने सेंटर पहुंची, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है और कल आई थिंक बारिश भी बताई है, तो इसलिए टाइम से आप लोग 9:30 बजे तक अपने अपने सेंटर पहुँच जाइएगा, ठीक है। और दूसरा, बाकी आगामी जिनके एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस आती है उसके लिए हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम भारत का इतिहास, जिसमें एनिशेंट, मिडवेल, मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। हालांकि मॉडर्न मैं आपको करा चुकी हूँ, क्वेश्चंस डिफरेंट रहने वाले हैं, वो क्वेश्चन अलग थे और ये वाले क्वेश्चंस अलग है। ऑथेंटिक हमेशा बुक्स से मैं कराती हूँ जो भी क्वेश्चन है। मेजर देखो, टाइप करने का टाइम नहीं होता है क्योंकि अदर वर्क भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मुझे जहाँ से जो चीज़ बेटर लगती है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। किस युग की है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये किस युग की मानी जाती है? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात हो रही है, ये है कांस्य युग की। किसकी हो जाएगी? कांस्य युगीन सभ्यता है, और आप ये अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, वो आपने पढ़ा होगा। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी जो है हमारी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। और ये टाइम किसका है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ये टाइम पीरियड है। और रेडियो कार्बन 14 के विश्लेषण के आधार पर जो डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर हैं, इन्होंने इसका जो समय माना है वो 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे। यहाँ पर एक और है, सारगोन या फिर मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व माना गया। सारगोन युग सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थी? समकालीन, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो समकालीन है मेसोपोटामिया, जिसे सारगोन सभ्यता भी कहते हैं, उसके। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नाम प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में आने के कारण अब हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार हो गया है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। वास्तविक स्वरूप क्या था? त्रिभुजाकार था, लेकिन इसमें और भी नवीन स्थल प्राप्त हुए जिस कारण विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसका क्या हो गया है? आकार अब हो गया है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता का माणा स्थल किस नदी के तट पर? जैसे हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, हमने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी। ऐसे ही जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका विस्तार उत्तर में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, जो कि माणा है, माणा एक प्लेस है वहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है ये माणा, वहाँ पर चिनाब नदी है ना, उसके किनारे है ये माणा। वहाँ से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के जो है उसके आसपास, वहाँ तक इसका विस्तार था। पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतका गेडोर, जो कि दाशक रिवर पे है, वहाँ तक इसका विस्तार। और पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, मेरठ, यहाँ पर इसका विस्तार है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल वैसे मुंडीगाख और सोतुरगुई अफगानिस्तान है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा घग्गर, हकरा और घग्गर नदियां, यानी कि हकरा या घग्गर मतलब सरस्वती नदियों के मार्ग क्षेत्र में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? किसने कहा है? सो करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है कहाँ से? जो गोदीवाड़ा है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। अब हमारा जो ये लोथल है ये भोगवा नदी पर है। S.R. राव ने 1957-58 में इसकी खोज करी थी, लोथल की। हड़प्पा सभ्यता की ये रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की। मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी वो की थी किसके द्वारा? सिंधु नदी के तट पर है, रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में। लोथल आपको बता दें कालीबंगा घंघर नदी पर है। अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की थी कालीबंगन की। रोपड़ सतलज नदी पर है और चन्हूदड़ो सिंधु पर है। रंगपुर भादर नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन पर है। सुतकागेडो डाशक पे है। बनवाली रंगोई नदी पर है। सो हमारा जो प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा है ये लोथल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ। हमारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, जिसके पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है ना, जो पहले मोंटोगोमरी था, वहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानी थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। स्टुअर्ट पिगट ने जो है इन्होंने क्या कहा? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कहाँ पे? चलो लोथल के बारे में बताऊँ क्या? और लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी पर है, जिसका उत्खनन S.R. राव ने 1957 और 58 में करवाया था। S.N. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। यह एक क्या था? औद्योगिक नगर था हमारा लोथल। लोथल से मनके बनाने का साक्ष्य है ना, मनके बनाने का साक्ष्य लोथल से मिला है। हाथी दांत पैमाना, नाव के साक्ष्य, बंदरगाह डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, इसके प्रमाण ही से मिले हैं। 3 युगल समाधान यानी कि एक साथ दफनाए गए लोगों को 3 युगल समाधान मिले। अग्नि वेदिका यहाँ से मिली। फारस की मुहर यहाँ से मिली। शैल्य जो चिकित्सा है उसका प्रमाण मिला है। नाग पूजा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मोहरों से मेसोपोटामिया और फारस यानी कि ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों का पता भी चलता है। लोथल को व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई लोथल के बारे में। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? बताओ जल्दी से, वो कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? वो है रोपड़। कौन सा है? रोपड़ है। अब रोपड़ जो है ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, जिसकी खोज 1950 में B.B. लाल ने उत्खनन कार्य 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। खोज 1950 में B.B. लाल ने करे, लेकिन उत्खनन वर्ष है 1953 से 56, यज्ञदत्त शर्मा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला स्थल है यही हमारा रोपड़। यहाँ हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को, पालतू जो कुत्ते होते हैं उनको दफनाने का भी अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? अब बात आ रही है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकारना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये आपका स्थान है, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में हुई। इसका उत्खनन 1922 और 30 के बीच जो है जॉन मार्शल इनके निर्देशन में करवाया। इस स्थल को मुर्दों का टीला, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। इसके खोज किसने की थी आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा बी, रखालदास बनर्जी। इसके अलावा सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। मार्शल जो जॉन मार्शल थे उसने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। वृहत स्नानागार की तुलना
डी कौशाम्बी कालांतर के संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पुष्कर तथा कमल ताल से करते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी कलाकृति कांस्य की नर्तकी की मूर्ति रही है। सेल खड़ी की सर्वाधिक मोहरें इस यहीं से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पालथी मारते हुए एक योगी को दिखाया गया है जिसके पास अनेक जानवर खड़े हैं। इसे आद्य शिव कहा गया है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की उपाधि भी प्रदान की थी। चलिए, राखी गढ़ी स्थित है। राखी गढ़ी स्थित है। राखी गढ़ी जो है सरस्वती नदी के किनारे है, जिसकी खोज 1969 में सूरजभान तथा उत्खनन वर्ष है 1997 अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल ये राखी गढ़ी है। यहाँ से मातृदेवी अंकित लघु मुद्रा की 4 मोहरें मिली हैं और ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? 3 खंडों में विभाजित होने वाला है धौलावीरा। धौलावीरा, तो धौलावीरा की हम बात कर लेते हैं। धौलावीरा में क्या खासियत है? हाँ भाई, बताइए आप लोग कमेंट करके कि धौलावीरा में क्या खासियत है। ये गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मनहर एवं मानसेरा नदियों के बीच स्थित है, जिसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी और उत्खनन वर्ष है 1990-91 रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यहाँ से पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण खंड, नेवलेव की पत्थर से बनी मूर्ति, स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान, सूचना पट यानी कि साइन बोर्ड, घोड़े की कलाकृतियाँ, उनके अवशेष, बांध जो हमारे डैम होते हैं, डैम निर्माण यानी कि बांधों का निर्माण व नहर प्रणाली के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा में जल संरक्षण से रिलेटेड उत्कृष्ट तकनीक का पता चलता है। धौलावीरा जो है ये नगर 3 खंडों में बटा हुआ था, अर्थात मध्यमा के अवशेष केवल इसी से मिलते हैं, जिसमें पहला दुर्ग, फिर मध्यम नगर, फिर निचला नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे है? आपको मैंने बताया था रंगोई नदी के किनारे, जहाँ पर, बताओ क्या, रंगोई नदी के किनारे पर कौन सा स्थल है? बनावली हमारा आता है। कौन सा आता है? बनावली, जो कि हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की। यहाँ से मिट्टी का हल, अग्निकुंड के साक्ष्य, यहाँ पे कार्नलियन है ना, इनकी मन के धावक पात्र यानी कि वॉश बेसिन, जौ तिल सरसों के ढेर मिले। और यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव कौन से वाले स्थल में मानते हैं? बनावली में। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता था। घोड़े की हड्डियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की हड्डियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? आपसे पूछा गया है। ये है हमारा गुजरात का कच्छ में स्थित 1964 में जगपति जोशी जी के द्वारा खोजा गया था सुरकोटड़ा। कौन था? सुरकोटड़ा। ऑप्शन हो जाएगा बी ने। यहाँ पर घोड़े की हड्डी के अवशेष, कलश समाधान के साक्ष्य, ऊपर से कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य, नियमित आवास के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? जिनका नाम मैं बार बार ले रही हूँ, आंसर हो जाएगा सी। 1922 से 30 के बीच में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि स्थल और नदियाँ दी गई हैं, असुमेलित कौन सा है वो बताना है। भैया यहाँ पर सीधी सी बात आ गई है, मोहनजोदड़ो सिंधु है, लोथल भोगवा है, कालीबंगा ये घग्गर नदी है ना कि सतलज। यहाँ पर ऑप्शन सी चन्हुदड़ो सिंधु नदी पर है। जी बिल्कुल है। अब कालीबंगा हमारा आंसर है, गलत है, और इसका जो नदी है वो है घग्गर नदी। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के पीलीबंगा तहसील में है। घग्गर नदी के बाएं तट पर है ना, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की और 1961-62 में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई का काम होता है। घग्गर को वर्तमान में पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मतलब समझ रहे हो, कालीबंगा से
हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा से पहले हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए, अर्थात यहाँ पर पाक हड़प्पा कालीन स्थल भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के पश्चिमी टिले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया। कालीबंगा से हवन कुंडों के साक्ष्य, हल की आकृति व जूते हुए खेत के साक्ष्य, सिलबट्टे, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी, बेलनाकार मोहरें, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है ना, एक युगल समाधान, चबूतरे पर एक कुआं, अग्निकुंड, ईंटों का बना आयताकार गर्त जिसमें पशुओं की हड्डियां, पशु बलि के साक्ष्य, लेख युक्त बर्तन के टुकड़े, अलंकृत ईंटें व पूरा हाथी दांत के साक्ष्य और विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य, ये सारी चीज़ें आपको कालीबंगा से मिली हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये तो हो गए। मोहनजोदड़ो आपने, लोथल आपने पढ़ा, कालीबंगा आपने पढ़ा, चन्हुदड़ो क्यों ना जानो भाई। इसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजूमदार ने की और उत्खनन वर्ष है 1935 अर्नेस्ट मेके के द्वारा हुआ। यहाँ से क्या चीज़ मिली, जो आज लिपस्टिक पाउडर यूज़ करते हैं ना, स्पेशली लिपस्टिक, सौंदर्य संसाधन जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, ये मिले। मन के बनाने के साक्ष्य, शाही की दवात, हाथी का खिलौना, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिह्न, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग और चन्हुदड़ों से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। संपूर्ण सिंधु घाटी का एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले वो चन्हुदड़ो है। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद कौन है? ये रहे हैं अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है? विशाल स्नानागार को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो असुमेलित है, गलत है, वो आपने बताना है। स्थल और खोजकर्ता दिए गए हैं, बताइएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लोथल SR राव, चन्हुदड़ो NG मजूमदार, रंगपुर यज्ञदत्त शर्मा नहीं है, बल्कि जो रंगपुर है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के बीच में है। मधु स्वरूप वत्स ने 1931 में इसकी खोज करी और उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने 1953-54 में। तो ये आपका गलत है, बाकी आपके सही हैं। रंगपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्वकालीन व उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, साथ में धान की भूसी पूछा जाता है। धान की भूसी के जो प्रमाण मिले हैं वो रंगपुर से ही मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें, अभी जस्ट बताया है कहाँ से प्राप्त हुई, अब आपका काम है बताने का। देखो भाई, वक्राकार ईंटें तो चन्हुदड़ो से और अलंकृत ईंटें कालीबंगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 कब्रस्तान का प्रमाण मिला है? R37 कब्रस्तान जो मिला है वो मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से जो है ये सबसे पहले खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अलंकृत मोहरें हड़प्पा से, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। सैंधव सभ्यता की मोहरें मुख्यतः सेलकड़ी से निर्मित हैं। इन मोहरों पर एक श्रृंगी बैल, कुबड़दार बैल, मातृदेवी, व्याघ्र, पशुपतिनाथ, भैंसा, इनका अंकन मिलता है। पशुपतिनाथ, ये सारी चीज़ें। हड़प्पा से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई जिसमें एक स्त्री के गर्भ यानी कि योनि से एक पौधा निकल रहा है और यह एक प्रकार से उर्वा शक्ति का चित्रण है, उर्वरा। यहाँ से बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति व प्रसाधन मंजूषा की श्रृंगार पेटी मिली हुई है। तो और बाकी यहाँ पर कब्रस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या रहा है। यहाँ से जो भी ईंटें प्राप्त हुई हैं, भवन निर्माण में पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सभी जगह ईंटों का अनुपात 4:2:1 का रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी। मतलब ये सब नगर नियोजन की बात आती है। सिंधु घाटी की जो नगर नियोजन था वो कैसा था? विशेष अद्भुत नगर नियोजन व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली थी। इस सभ्यता का प्रत्येक स्थल पश्चिमी और पूर्वी टीलों में बटा था, जिन्हें दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और सड़कों के किनारे सुव्यवस्थित नालियां बनी हुई थी। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पैटर्न पर बने हुए हैं। रेशो मैंने आपको बता दिया है। और इस सभ्यता के आवासीय भवन छोटे छोटे थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। लोथल में मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभा व समिति को किसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सिंधु घाटी जो वहाँ का मुख्य व्यवसाय था, वैसे इनका कृषि रहा है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हम चलते हैं यहाँ पर कि सभा व समिति को किसमें प्रजापति की 2 बेटियां पुत्रियां कहा गया है। 21 का डी, अथर्व वेद में। किसमें कहा गया है? अथर्व वेद। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था की बात करेंगे। 22 का ऑप्शन है विदत। क्या थी? विदत यहाँ पे प्राचीनतम हमारी संस्था रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीतमा, देवितमे और अमृतमे कहा गया है। सरस्वती। किसे कहा गया है? सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सतलज तथा चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम के। सतलज को क्या कहते थे और चिनाब को क्या कहा जाता था? तो जल्दी से बताइएगा। सतलज को विपाशा और चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? प्रस्थान त्रयी का भाग कौन सा नहीं है? वेद। कौन से नहीं है? वेद। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है, तो वो आप लोगों को वेद बता दिया है। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बताइएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 ऑप्शन बी, बृहदारण्यक। किसमें है? बृहदारण्यक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में वर्णित है? गद्य और पद दोनों में ही वर्णित वेद कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद। क्या हो जाएगा आपका आंसर? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है किसे? उपनिषद को वेदांत कहते हैं, उपनिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, शूद्र। 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु जो व्यवस्था थी वो कौन से उम्र से कब तक की मानी गई है? 50 से 75 की। किसकी? 50 से 75। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऋग्वैदिक कालीन दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था ऑप्शन ए, परुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नरिष्ठा। नरिष्ठा शब्द सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना था? ये माना है दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है। पृथ्वी श्रेणी का देवता कौन नहीं है?
ऑप्शन डी उषा। कौन नहीं है? उषा। 35 का डी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? 36 क्वेश्चन आते हैं। महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी आप सभी को पता है कि इनके बचपन के नाम की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी वर्धमान। जैन शब्द जिन से बना है, जिसलिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म, जो जैन है वो जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ बोलते हैं, जिन्हें पहले तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। तो ऋषभदेव, आदिनाथ, जिन्हें पहले तीर्थंकर बोला जाता है। जैन संतों को तीर्थंकर कहते हैं। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता व विष्णु पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ये 2 पूछे जाते हैं कि किस में मिलता है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अकॉर्डिंग 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, ऐसे मानते। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुषाद, नियम, निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया है। ठीक है। और जो महावीर स्वामी है, इनका जो सिंबल रहा है वो सिंबल है सिंह। इनका जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ? वैशाली, कुंडग्राम। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्भृक ग्राम साल वृक्ष के नीचे या उसके पास है ना, उसके पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वर्धमान केवलीन, क्या है? केवलीन इंद्रियों को जीत लेने के कारण जिन व महावीर, बंधनों मुक्त होने के कारण निर्ग्रंथ तथा योग्यतम होने के कारण अहर्त कहलाए। 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण इनको प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी डेथ हो गई। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 मानी गई है, लेकिन आप लोग ऊपर वाला ही 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में इनके अर्धमागधी में लिखा गया। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। महावीर ने एक और जोड़ा था, पंचम महाव्रत, धर्म का प्रतिपादन किया, ब्रह्मचर्य को जोड़कर। ये धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानना, अर्थात अनीश्वरवाद पर बल देता है। जैन धर्म कर्मवादी और पुनर्जन्म की मान्यता पर है। इसमें त्रिरत्न है, समय का दर्शन, समय का ज्ञान, समय का आचरण। अब जो शादवाद, जैन धर्म में ज्ञान को 7 विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया, जो शादवाद कहलाता है। इसे अनेकतावाद अथवा सप्तभंगियन भी इसका संज्ञा सिद्धांत भी से कहते हैं। अनेकतावाद पर ये ध्यान देता है, आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है, जीव अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। ये अनेकतावाद इन्हीं का ही है। निर्वाण, आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाना ही निर्वाण कहलाता है। ठीक। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द यानी के तीर्थंकर के वचन। जमाली महावीर के पहले शिष्य तथा उनकी बेटी प्रियदर्शना के पति। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह की विपुलांचल की पहाड़ी पर दिया था। आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली जैन संगति हुई पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष स्थूलभद्र, शासन चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य क्या था? जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन पहली जैन संगति में ही हुआ। सेकंड हुई थी वल्लभी, गुजरात में 512 से 13 के बीच। देववर्धी गणी इसके क्या थे? अध्यक्ष रहे। जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध इसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है
कि महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? अभी मैंने जस्ट बताया है। 37 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विपलांचल पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखो भाई, महावीर स्वामी तो यहाँ पर आ जाते हैं 4th, तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे चले जाते हैं, डी का 4th है। अब आते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो प्रतीक था, सिंबल था, वो क्या था? वो था यहाँ पे वृषभ, है ना, वृषभ। और दोनों इसमें ऑप्शन हो जाएगा फिर डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा भाई? डी। अरिष्टनेमी यहाँ पर हो जाएंगे शंख, पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, वह कौन सा था? ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? जामाली। जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? सम्यक व्यायाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है? अब बात आती है यहाँ पे बौद्ध धर्म की, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिता सुधोधन, जो कि शाक्य गढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कौलीय वंशी थी। बुद्ध की माता महामाया का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल था। बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि भी है। चलिए, तो यहाँ पर इनको जो महाभिनिष्क्रमण की हम बात कर रहे हैं, गृह त्याग की घटना को बोला जाता है। तो इन्होंने गृह त्याग किया था। 42 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब देखो, इनके संगीतियों की बात रही। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई। शासनकाल अजातशत्रु, मगध के हर्यक वंश का शासक। अध्यक्ष पूरन महाकश्यप। कार्य बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक, विनय पिटक में अलग अलग संकलन। तो पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई। तो ए का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ऑप्शन चला गया, ये चला गया। सेकंड बौद्ध संगीति हुई 383 में, चुलवंग वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। दूसरा, कालाशोक के समय शिशुनाग वंश का शासक था। अध्यक्ष शाबक मीर थे। थर्ड हुई थी 251 में, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। सो ऑप्शन जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पर ए। 43 का ए, सॉरी ए नहीं होगा, 43 का होगा बी। क्या हो जाएगा? सेकंड है ना, बी हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है? विनय पिटक में। किस में की गई है? विनय पिटक। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। क्या कहते हैं? उपसंपदा। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना है। असुमेलित का यहाँ पे चयन करना है। इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? माता का नाम मैंने बताया, इनकी माता महामाया थी। इनकी मौसी थी वो प्रजापति गौतमी, इसलिए ऑप्शन सी। भागवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, वामन पुराण के अनुसार निम्न में से शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है। कौन सी नहीं है? कापालिक। कौन सी नहीं है? कापालिक। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भगवान कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख है, ये कहाँ पे मिल रहा है? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन डी। मैगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? इन्होंने हेराक्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का यहाँ पर सी, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ऑप्शन डी। 52 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है?
पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। निम्न में से ईसाई धर्म का त्रितत्व नहीं है, कौन नहीं है? ईश्वर भक्ति। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। महाजनपद काल हम पढ़ रहे हैं। राजधानी यहाँ पे दी गई है 16 महाजनपद। मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह पाटलिपुत्र। काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, अंग की लगा दो यहाँ पर चंपा। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, सांकेत, जो भी आ जाए। वज्जी, विदेह, मिथिला। मल्ल की कुशिनारा व पावा। काम्बोज की राजपुर, हाटक। गांधार की तक्षशिला, तो गांधार लगा दो तक्षशिला। उसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन की मथुरा थी, सूरसेन की मथुरा लगा दो और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। 56 का आंसर हो गया सी। अब मगध की क्या हो गई फिर? मगध की हो जाएगी यहाँ पर क्या? जल्दी बताओ। मगध की राजधानी क्या है? लास्ट में क्या बचा? वही इसका आंसर हो जाएगा गिरिव्रज हो जाएगा। इसके अलावा अश्मक, पोर्टन या पोटली, अवंती की उत्तरी अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती, महिष्मती, है ना। उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती या सोथीमती, पांचाल की उत्तरी पांचाल, अहिछत्र, दक्षिण पांचाल की कामपिंड। ठीक है, चलिएगा अगले चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? कौन था जिसने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया था? ये था उदयन। कौन था? उदयन की बात कर लेते हैं। उदयन हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को मानते हैं। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ही हर्यक वंश का पहला शासक वैसे भट्टिय था। ठीक है, फिर हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को मानते हैं। 544 से 492 भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था। जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रोणिक बताया गया है। इसकी जो प्रधान रानी कौशल देवी थी, जो कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह में दहेज के रूप में काशी राज्य मिला था उसे। दूसरी रानी चेलन्ना थी, जो लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। तीसरी रानी क्षेमा पंजाब के मद्र राज्य की राजकुमारी थी। अवंती के राजा प्रद्योत पांडुरोग से पीड़ित हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य था जीवक, उसको उसकी चिकित्सा करने के लिए भेजा था। उसके बाद इसका बेटा इसकी हत्या कर देता है और अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है 492 से 460 के बीच में। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता इसी को बोलते हैं। इसने 2 उपाधियां ली थी, एक कुणी की और एक वैदेही पुत्र की। काशी व वैशाली को मगध साम्राज्य में इसी ने मिलाया अजातशत्रु ने। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध मखली पुत्र गोशाला को निर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के समय हुई। अजातशत्रु ने राजगृह की एक पहाड़ी पर बुद्ध की अस्थियों पर एक स्तूप का निर्माण भी कराया। फिर इसका बेटा उदयन राजगद्दी पर बैठता है, जिसे उदयभद्र भी बोलते हैं। अब देखो, जब इसने अपने पिता की हत्या करी तो इसके बेटे ने भी इसकी हत्या कर दी थी। फिर इसका बेटा उदयन या उदयभद्र 460 से 444 में अपनी गद्दी पर बैठता है और सोन और गंगा के किनारे पाटलिपुत्र को बसाता है, जिसे अपनी राजधानी बनाता है। इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक की हत्या बनारस का राज्यपाल शिशुनाग ने की और उसने नाग वंश या शिशुनाग वंश स्टैब्लिश किया था। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है। शिशुनाग के बाद आता है, शिशुनाग में एक शिशुनाग था जिसने अवंती और वत्सु को जीतकर मगध साम्राज्य मिला और वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, वैशाली को। फिर शिशुनाग का ही अगला शासक बनता है कालाशुग, जिसे पुराणों में काकवर्ण कहा गया। इसने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष चरित्र के अकॉर्डिंग कालाशुग की हत्या राजधानी के पास घूमते हुए महापद्मनंद ने छुरा घोंप कर की थी। नंदी वर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। शर्व छत्रांतक नाम से इसी महापद्मनंद को जानते हैं।
महाबोधि वंश में से उग्रसेन कहा गया है। महापद्मनंद पहला शासक तथा घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। घनानंद यूनानी इतिहासकारों ने इसे अग्रमीज नाम दिया। मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंदों को क्षत्रिय कहा गया है। 322 ईसा पूर्व में ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मंत्रियों से मिलकर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को मार डाला और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो ये था यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख इस ग्रंथों में मिलता है। इनका जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन हो जाएगा 16 जनपदों का अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में ही मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 59 का डी करेक्ट आंसर होगा। मुगल सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किसके लिए भेजा था? अवंती। 60 का ऑप्शन बी। 61 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वो कौन सा है? अश्मक। कौन सा था? अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है? द्वितीय नगरीकरण की। ठीक है, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है। वर्तमान में कौन सा महाजनपद उदयपुर राजस्थान में स्थित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। 63 का ऑप्शन बी। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? अभी बताया है, इसको कहते हैं क्या? काक वर्ण कहते हैं। काक वर्ण कहा जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया है? अब इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया? कालाशोक का तो काकवर्ण हो गया, घनानंद को इन्होंने क्या नाम दिया था? ऑप्शन बी अग्रमीज नेम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, रचयिता विशाख दत्त हैं। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त काल की जानकारी आपको मुद्रा राक्षस से देखने को मिलती है। इंडिका आप सभी जानते हैं। इंडिका के कौन है? मेगास्थनीज है। और राजतरंगिणी के कौन है यहाँ पर? कल्हड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मौर्य शासक सम्राट अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? कमेंट करो जल्दी से। 67 का डी हो जाएगा 13वां शिलालेख। जो 13वां शिलालेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। मौर्यकालीन प्रांत और उनकी राजधानियों को सुमेलित करना है। देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला है। ऑप्शन ए से एलिमिनेट हो रहा है। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सिंहसेन के नाम से। ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? 71 का ऑप्शन बी पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त सही होगा। सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? 72 मास्की अभिलेख में। कहाँ पर बुद्ध शाक्य बोला गया? मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका में किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा को। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा एक अंग शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है ये आपसे पूछा है। 74 एंड करेक्ट आंसर डी, कृषक नहीं है। क्या नहीं है? कृषक का उल्लेख यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम टी फैंथेलर ने किस अभिलेख की खोज की थी? ये दिल्ली मेरठ लेख की। किसकी करी थी? दिल्ली मेरठ लेख। बिंदुसार ने उज्जैनी यानी कि उज्जैन का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? उज्जैन का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? 76
अशोक, किसको करा था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है? ऑप्शन बी कौशाम्बी स्तंभ लेख। क्या? कौशाम्बी स्तंभ लेख। मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला पदाधिकारी या अधिकारी कौन था? प्रशास्ता। कौन था? प्रशास्ता। 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 79 ऑप्शन डी 5वीं शिलालेख में, है ना। 5वां, मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी यहीं से मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्यकाल में मुद्राओं को जांचने वाला जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? रूपदर्शक। क्या कहलाता था? रूपदर्शक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक आपसे पूछा है, जल्दी से बताइएगा। सिमुक। कौन था? सिमुक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? नागार्जुन। और यहाँ पे जो मौर्य काल में साम्राज्य विभाजन था, साम्राज्य, प्रांत, जिन्हें आहार, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम में बटा हुआ था। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किस शैली में निर्माण किस शैली में हुआ था? ऑप्शन सी मथुरा शैली में। किस में हुआ था? मथुरा शैली। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम। 85 का ए। गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? ये कहा गया है समुद्रगुप्त में। 86 का ऑप्शन डी। अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? 87 सी गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? प्रक्षोभधरण नीति। प्रक्षोभ उद्धरण नीति। गुप्तकालीन तिगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। किसको है? विष्णु। यहाँ पर ध्यान रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण या पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? वो कौन सा गुप्त शासक था जिसके समय में जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था? यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला है, फाहियान नामक चीनी यात्री ने किस गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा करी थी? भारत की यात्रा करने वाला कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। किसके समय फाहियान ने भारत की यात्रा करी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट आता है, अश्वमेधित को आपने यहाँ पे फाइंड करना है, करिएगा। 93 कमेंट करो ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम अमर सिंह के लेखक यहाँ पे गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है? देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण? गुप्तकालीन मंदिरों में देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकाल में सेना का मुख्य सेनापति होता था कौन? 95 का ये महाबलाधिकृत। कौन होता था? महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। और प्रतिहार यहाँ पे सुरक्षाधिकारी, महाप्रतिहार सुरक्षाधिकारों का मुखिया। दंड नायक जो होता था ये होता था मुख्य न्यायाधीश। महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री तथा युद्ध काल में संधि करना। कुमारामात्य भी होता था। कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। अमात्य नौकरशाह। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी।
महा अक्षर पटलिक आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला लेखाधिकारी, ध्रुवाधिकारणिक राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी, महाभंडाराधिकृत कोषाध्यक्ष या राजकोषीय अधिकारी से बोला जाता था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख, करणिक लिपिक होता था। तो ये कुछ इस तरीके से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गुप्तकालीन या गुप्तकाल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि किस नाम से जानी जाती थी? इसको जाना जाता था किस नाम से? 96 का सी, अग्रहार के नाम से। किसके नाम से? अग्रहार के नाम से। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। 97 का ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन सा विद्वान 9 रत्नों में शामिल नहीं था? 98 आर्यभट्ट। कौन नहीं था? आर्यभट्ट। 98 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तैलव सेकंड को। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने की थी। फाइनली आपके 250 प्लस क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? देखिएगा, कराने के लिए ना चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश, मौर्य वंश, बहुत कुछ है, महाजनपद काल में है। लेकिन कल आप में से ही बहुत सारे बच्चों का कल एग्ज़ाम है 12 जनवरी को, तो मैं यहाँ पे फैक्ट कम बताते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज यहाँ पे करा रही हूँ। फिर कभी टाइम मिला तो आप लोगों को यहाँ पर हर एक जो हमारे साम्राज्य हैं उनको अच्छे से कवर कराने की कोशिश की जाएगी। 101 है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ये निर्माण कराया था राजराज फर्स्ट ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन। चोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? उत्तम चोल ने। किसने चलाए थे? उत्तम चोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को उनके कालानुक्रम अनुसार या कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 1206 से 1290 तक वो रहा था मामुलक वंश या गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन संस्थापक रहा है। यहाँ पर गुलाम वंश हमारा 3rd नंबर यानी कि पहला आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? खिलजी वंश, जो कि जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक रहा। 1290 से 1320 में इसका टाइम था। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर खिलजी वंश। 3, 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये। फिर उसके बाद आता है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1414। फिर आता है सैयद खिज्र खान, इसका संस्थापक था 1414 से 1451। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश, बहलोल लोधी इसका संस्थापक रहा 1451 से 1526। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका की बात करते हैं तो इनका नाम हो जाएगा 108 का रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, इन सभी का संबंध यहाँ पे रहा है। बलबन की बात करते हैं तो इसे बलबन को क्या बोला जाता है? लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक भी था। इसने एक सैन्य मंत्रालय दीवान ए अर्ज भी बनाया था। बलबन के सिंहासन पर बैठने के साथ ही शक्तिशाली केंद्रीय शासन का युग आरंभ हुआ था यहाँ से।
बलवन जो है इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सिक्कों पर खलीफा का नाम बलवन ने खुदवाया था। ठीक है, बलवन ने राजस्व को दैवीय संस्था मानते हुए राजा को नियामत एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया था बलवन ने। चलो आगे यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। 109 का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। वो तो मैंने आपको बताया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, आगरा को किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। आगरा को किसने बसाया था भाई, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सिकंदरी गज का इसने प्रयोग किया था भूमि मापने के लिए। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था और खाद्यान्नों पर लगे कर चुंगी और जकात को इसने समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। तो लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन था, ऑप्शन डी बलबन। इस शासक के बचपन का नाम अली गुरसाप था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बहुत चीज़ें हैं इनके बारे में बताने को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था 113 का आप लोगों ने ध्यान रखना थी, सिकंदर लोदी। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये कहा था, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन सी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र पहला भारतीय मुसलमान कौन था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया था, 1303 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से असुमेलित का आपने चयन करना है, करिएगा। असुमेलित कौन सा है यहाँ पर, कल्हण आपको बताया था गीत गोविंद के कल्हण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या है कि दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण होता था, बताओ। और गीत गोविंद के तो जयदेव है ना। दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था, निर्माता था यहाँ पे इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किनके बीच में लड़ा गया था। तो पहला जो युद्ध था पानीपत का वो किसके बीच में लड़ा गया था। 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था विजयनगर साम्राज्य का, संगम वंश। कौन सा था, संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन डी हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, यहाँ की जो राजभाषा हुआ करती थी तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय फर्स्ट के समय कौन सा विदेश यात्री भारत आया, निकोलो कोंटी। कौन आया था, निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी, कृष्णदेव रॉय ने करी थी। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। कौन था, वीर नरसिंह। नेक्स्ट आता है 128, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने करी थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, असम का चैतन्य शंकरदेव। निम्नलिखित में से पद्मावती व सुरसरी किस भक्ति संत की शिष्याएं थीं, रामानंद। किसकी थी ये, रामानंद। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृत के
स्थान पर हिंदी भाषा में दिए हैं? 132 ऑप्शन सी रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है क्या? इनका जो निवास स्थान होता है उसे खानकाह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 मुसलमानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया। सुबोधिनी तथा सिद्धांत रहस्य किस संत की रचनाएं हैं? वल्लभाचार्य। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत थे? कौन? रामानंद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जाना जाता था? मलफूजात। गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। गुरु रैदास को संतों का संत किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। नेक्स्ट है, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है 142 एंड करेक्ट आंसर है रामदास थे। पंजाबी भाषा के पहले कवि किस सूफी संत को माना जाता है? और करेक्ट आंसर सी बाबा फरीद को। किसको मानते हैं? बाबा फरीद। नेक्स्ट है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत कौन थे? सो 144 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी जलालुद्दीन तब्रिजी। कौन थे? जलालुद्दीन तब्रिजी। शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन सी नक्शबंदी सिलसिला। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? 146 एंड करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बाबर। सुमेलित करना है ऐसा कौन सा है जो अगलत है? गलत कौन सा है? देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, दीन पनाह पुस्तकालय, ये जो है दीन पनाह पुस्तकालय की बात करते हैं, सो ये हुमायूं है। अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनाया था, सो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं नामा को लिखने का श्रेय गुलबदन बेगम को जाता है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? जो सेना का मुखिया होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कमेंट करो जल्दी से। 152 आप लोगों के सामने है। सो यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी, ना कि 1571 में। गिरी सुमेल का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1544 में, शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में हुआ। 153 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं। ये कथन किसने कहा है उनके लिए? ये कहा है विंसेंट स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रादुरा शैली का पहली बार प्रयोग हुआ है? आंसर एतमाद उद्दौला का मकबरा में। शाहजहां के द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था?
मेवाड़ का मैराथन हल्दी घाटी को युद्ध को किसने कहा है? कर्नल टॉड ने। किसने कहा है? कर्नल टॉड ने कहा है। भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन था? ये था 158 एंड करेक्ट आंसर इज शेरशाह सूरी। आईन अकबरी का लेखक कौन था? आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल। अकबर के द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है? तो राणा प्रताप के पास भेजा गया जो शिष्टमंडल है उसमें जो सही क्रम है, सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ऑप्शन हो जाएगा डी। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। 5 नवंबर 1556 में मुगलों के बीच जो है ना, हेमू और मुगलों के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई लड़ी, जिसमें हेमू हार जाता है और उसके बाद ही अकबर का कार्यकाल शुरू हो जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई है तुर्की में। शाहजहां के द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? 63 उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित कौन सा है बताओ, जल्दी से बताइएगा। सो ध्यान रखना है यहाँ पे 164 एंड करेक्ट आंसर ए। परगने का सर्वोच्च शासक अम्लगुजार नहीं था, ठीक है ना, अम्लगुजार नहीं था। सरकार का परगना तहसीलों में विभाजित था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सिकदार होता था। नेक्स्ट है, जिंदा पीर तथा शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा गया? ये किसे कहा गया है? ऑप्शन डी, औरंगजेब को। किसको कहते हैं? औरंगजेब। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, सब पुर्तगाली। फिर डच 1596 में, अंग्रेज 1608 में, डेनमार्क 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। 166 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कब स्थापित किया गया था? 1600 में। कब किया गया था? 1600। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला यहाँ पे वायसराय रहा है। 168 का ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 की वो घटना है जब प्लासी का युद्ध हुआ, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मिलकर, नवाब जो था, नवाब का सेनापति के साथ मिलकर, और सेनापति कौन था? मीर जाफर, जगत से राय दुर्लभ, अमीर चंद्र के साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया, जिसके तहत मीर जाफर को नवाब बनाना तय हुआ था। और ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी के मैदान में युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजी सेना से बड़ी सेना होने के बावजूद इस युद्ध से नवाब को भागना पड़ा, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया। सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? जहांगीर। अगला है नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत किए गए विलय, जो राज्यों का विलय किया गया था, वो आपने बताना है। तो देखो भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के अंतर्गत भ्रष्टाचार या कुशासन का आरोप लगाकर राज्यों को हड़प लिया, और इसी नीति के अंतर्गत राज्य का स्वाभाविक या आनुवंशिक उत्तराधिकार न होने पर गोद निषेध द्वारा उन राज्यों को हड़प लिया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि दत्तक पुत्र को तभी उत्तराधिकारी माना जाएगा जब ब्रिटिश सरकार उसे मान्यता दे। सबसे पहले डलहौजी ने 1848 में सतारा को हड़पा था, तो ये आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 1849 में संभलपुर उड़ीसा,
और 1849 में ही जो जैतपुर बुंदेलखंड है उसको भी उन्होंने हड़पा था। तो संबलपुर को 1849 में, और इसी के साथ साथ जैतपुर। उसके बाद 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर। तो 1852 क्या हो जाएगा हमारा उदयपुर, है ना। सो 171 का सी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इसने 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। 1856 में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग डिक्लेयर किया गया और 1856 ईस्वी कुशासन के आधार पर ये चलता है, कुशासन के आधार पर ये चलता रहा। अगला क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? नई राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? बैरकपुर छावनी में ये घटना पहली बार घटित होती है। ठीक है। वैसे 1857 के बहुत सारे कारण हुआ करते थे, जैसे राजनीतिक कारण में ये सारी व्यक्तिगत नीति आ जाती है, सामाजिक कारण आते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। और लेकिन इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनका, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ही कर दी थी और विद्रोह की शुरुआत करी थी। लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 सैन्य अदालत के निर्णय के बाद इन्हें फांसी की सज़ा दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का पहला सही दिन को माना जाता है। उसके बाद ही 10 मई से ये मेरठ वाले रीजन में शुरू होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता या युग में सही सुमेलित नहीं है? 175 आप पहले भी कर चुके हैं। और जगदीशपुर की अगर मैं बात करती हूँ तो जगदीशपुर में कौन था यहाँ का नेतृत्व करता? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और यहीं पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का? जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह थे, तो तात्या टोपे तो थे नहीं, ये तो ग्वालियर में थे और झांसी में थे, है ना। अगला तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम विद्रोह था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? R.C. मजूमदार। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1857 की क्रांति 18 मई 1857 को किस छावनी परिषद या छावनी से प्रारंभ हुई है? तो ये किस छावनी परिषद से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा 178, करेक्ट आंसर ए। ये मेरठ से। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई है? आर्य समाज की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये बम्बई में 1875 में आर्य समाज स्टैब्लिश होता है। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थी। लाहौर में 1877 में आर्य समाज के सिद्धांत फिर से स्थापित होते हैं, संपादित किए जाते हैं। आर्य समाज मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थयात्रा, पशु बलि, सामाजिक असमानता, जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का क्या करता था? विरोध करता था। आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? ये राजा राममोहन राय को मानते हैं। राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1828 में कलकत्ता से ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। पत्रकारिता का अग्रदूत, भाषाई प्रेस का प्रवर्तक भी इनको मानते हैं भारत में। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। केशव चंद्र शेर ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया और टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु इन्हें कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक इन्हें बोलते हैं। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? 181। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, यानी कि हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आते हैं कि आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? इनके द्वारा प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश होता है 1867 में बम्बई में। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। आत्माराम पांडुरंग। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिवाद का क्या किया था? समर्थन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने करी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेद समाज भी स्टैब्लिश किया था केशव चंद्र सेन के कहने पर श्री धरलू नारायण ने। मद्रास में वेद समाज 1864 में गठित हुआ। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के शासन या समय में पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन यहाँ पर बी लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये पारित होता है। 1856 की धारा 15 के तहत विधवा विवाह की कानूनी मान्यता मिली। दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला कानूनी हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम संपन्न होता है और डी के कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? संस्थापक यहाँ पे दिए गए हैं और संगठन दिए गए हैं, आपने बताना है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मद्रास हिंदू की, तो ये एनी बेसेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, धर्म सभा राधाकांत देव हो जाएंगे। तत्वबोधिनी के कौन है? तत्वबोधिनी 1839 बंगाल देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से हुई थी, ना कि स्वामी विवेकानंद। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 185 ऑप्शन सी। वर्ष 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़के व लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 और 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें जैसे कि थियोसोफिकल सोसाइटी बताते हुए चलती हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसकी स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूसी महिला हेलेन पेट्रोवना ब्लास्की एंड अमेरिकन सैनिक अधिकारी एच.एच. एल्कॉट ने की। और 1882 में भारत में मद्रास के पास अड़ियार में इसका मुख्यालय इस्टेब्लिश हुआ। 1907 में एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन प्रवर्तक सैयद अहमद खां। इन्होंने 1857 के बाद अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के प्रति उत्पन्न अविश्वास को कम करने का प्रयास किया था। इनकी दो संस्थाएं भी हैं, सर सैयद अहमद खां की साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ 1875। अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। दूसरा सत्यशोधक समाज 1873 में। निम्न जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। और दलित जाति के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल खोले। सिख धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक सिख अनुयायी रहे। और वाइकोम सत्याग्रह गांधीवाद आंदोलन था एक प्रकार का, है ना। और इसके अलावा बाल विवाह 1872 में केशव चंद के प्रयास से सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया और जिसी के तहत ये 14 और 18 वाला लड़की वाला यहाँ पर आता है।
कि लड़के लड़कियों की आयु का। सती प्रथा आपको पता ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 1900। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अवध। ठीक है, अवध। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1878। बंगाल में भूराजस्व स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो बंगाल में किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। 192 ऑप्शन सी। भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? 193। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन बी हॉर्डिंग सेकेंड। कौन था? हॉर्डिंग सेकेंड। वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट आता है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये किसका कथन है? लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। यहाँ पर ध्यान रखना है। 197 ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी यहाँ पर पहले अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश किया गया था वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था और ये हुआ था 1876। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय पूछा है, सो ये सुचेता कृपलानी हो जाएंगी, है ना। कौन हो जाएंगी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 200 सुचेता नहीं है बल्कि सरोजनी नायडू है, मैं भी वही सोच रही थी। तो अब देखो भाई यहाँ पर पहली भारतीय आ गया, सरोजनी नायडू से पूछा हो जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय लग जाए तो फिर सरोजनी नायडू यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ? 1929 1896 याद रखना, 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है। रहमतुल्लाह एम सयानी उसके अध्यक्ष थे और वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। फिर 1911 में कलकत्ता में ही होता है, वहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया जाता है। और 1906 का जो कलकत्ता सेशन है दादा भाई नेहरू जी के टाइम पे, वहाँ पे स्वराज शब्द इन्होंने सबसे पहले दिया था कांग्रेस के मंच से। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ या प्रारंभ करने की अनुमति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये हुआ था लाहौर में। ऑप्शन सी। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा की। किसकी की थी? हरिपुरा, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा कांग्रेस का सेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी 1924 का बेलगाम था। कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? अभी जस्ट बताया है, बेलगाम। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करना है। असुमेलित कौन सा है? देखो भाई 1987 की बात कर रहा है, क्या इसमें फिरोज शाह मेहता थे? 1987 बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
1887 में। तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम और नरम दल में विभाजन स्प्लिट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 1907 सूरत सेशन था और रास बिहारी घोष इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था। ये किया गया था हमारा जो कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन इनमें हुआ था। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है किस वर्ष। वर्ष 1906, ऑप्शन बी। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। 1909 में, तभी साउथ अफ्रीका थी। निम्नलिखित में से असुमेलित आपने बताना है। समाचार पत्र और संपादन कर्ता यहाँ पे दिए गए हैं, गलत कौन सा है। देखो बेटा, इंडियन ओपिनियन ये अरविंद घोष का नहीं है। द इंडियन ओपिनियन जब गांधी जी साउथ अफ्रीका थे 1903 में, इन्होंने लिखा, तो महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलनों का सही क्रम आपने लगाना है। सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर रोलेक्ट, फिर अहमदाबाद हुआ था, फिर रोलेक्ट आया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, जब भारत की स्वतंत्रता थी उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है या कौन था वो बताना है। क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ। वर्ष 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो भाई, कराने को अनगिनत है, ये जो हमारा 1900 वाला टाइम है बहुत कुछ है यहाँ पे चीज़ें, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ। मंडे से आपका एक बार फिर से हम नई शुरुआत करेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए। वर्ष 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन डी। कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई। वर्ष 1914। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। महात्मा गांधी। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया था। ऑप्शन सी। महमूद गजनवी। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। 1191, दूसरा 1192। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब करी थी। मिसलेनियस आ रहे हैं। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ। पानी पिया खाना खिया। 1526 पहला पानीपत, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा, खानवा का बैटल हुआ था। 220 एंड करेक्ट आंसर है बाबर और राणा सांगा। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था। दयानंद सरस्वती। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। विलियम जोन्स ने। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी। रास बिहारी घोष ने। 223 डी। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था। 1829 में। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आता है गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी। 226 लाला हृदयलाल और मोहन सोहन सिंह भाकना। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया। 227 ऑप्शन बी 1909। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919।
1919, 1990। सो 228, जल्दी से आंसर दो भाई। यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो रहा है। सविना अवज्ञा 1930, बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना के रिजर्व बैंक 1935, काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई 1925 में हुई। अगला क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? इन्होंने वर्ष 1916 में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? कलकत्ता 1896। और आज हमारा राष्ट्रगान 1911। वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के द्वारा भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? 232, ऑप्शन बी अधिनियम 1858। तो ये थे आपके कुछ एनिशियंट, मिड और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इन्हें और भी ज़्यादा हम डिटेल में कर सकते थे, लेकिन आपका कल एग्ज़ाम है तो कुछ हेल्प आप लोगों का हो सकता है डायरेक्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जीएस आना, जीएस में कहीं से कुछ भी मिल सकता है। हिस्ट्री से भी मिलेंगे, ज्योग्राफी से मिलेंगे, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, करंट से, उत्तराखंड का इस बार मिक्स है ना 75, आप सभी जानते हैं। तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, स्टैटिक वाला पार्ट भी आ सकता है। तो बस अब आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, रिलैक्स होके कल अपने टाइम से अपने सेंटर पहुंच जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।